के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 15वां दिन और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अंग्रेज़ों का भारत विजय। जैसे कि अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, बस एक और वीक होगा और हम लोग जो है लगभग आगे आने वाले 7 8 9 दिन के अंदर जो है हम अपना पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे। और जाकि जो कि हम लोग 27 जनवरी से कोर्स चल रहा है और रिवीजन प्लान चल रहा है। तो अगर आप इसके साथ जुड़े हुए हैं तो काफ़ी चीज़ें आप अभी तक कंप्लीट कर चुके होंगे। हमने करंट अफेयर्स आज पूरा कंप्लीट कर लिया है, कल कल कर लिया था। आज हमें जो है जो भी हमारा कुछ रह गया होगा कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के लिए ये बेसिकली एक तरह का गाइड है या हेल्प है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO या यूपी PSC RO की, तो आप इसे का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो आज जैसे कि हमें कंप्लीट करना है राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि आज हम लोग करेंगे अंग्रेज़ों की भारत विजय। तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि रोज़ इंग्लिश फ्री टेस्ट, डेली टेस्ट जो आप दे सकते हैं, वो बेसिकली आप हमारे ग्रुप में आकर इसे ज्वाइन कर लें और जो है इसको फ्री में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि करंट अफेयर्स में जो भी कुछ आपका रह गया आज कंप्लीट कर लें, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, टाइपिंग अपनी करते रहिए। अगर आपकी 25 से 30 स्पीड आ रही है नॉर्मल टेक्स्ट पे, तो प्लीज़ 1 घंटे से ज़्यादा टाइपिंग करिए। अदरवाइज़ एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई भी कर गए तो भी आप जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। ये मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इंग्लिश में वोकैबलरी में आप क्वेश्चंस जो भी है आज हम डालेंगे, तो वो हमारे फ्री टेस्ट में रहेगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डेली दे सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बार बार, जो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होगा, ठीक है। तो इंग्लिश आपकी कैसे इंप्रूव हो सकती है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि एलिमेंट ईडियम आज हमें पढ़ना है और एडजेक्टिव आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारे शेड्यूल में है, ठीक है। तो एक और दिन रहेगा मंडे, अगली बार जो भी अगली क्लास होगी या जो भी हमारा अगला शेड्यूल रहेगा, उसके दिन हम एडजेक्टिव को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप 1/3 को कंप्लीट कर सकते हैं आज के दिन, ठीक है। तो ये बात रह गया इंग्लिश का। और इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मतलब एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पढ़ सकते हैं आज का आर्टिकल। और दूसरी चीज़ है कि फ्री में जो है आप हिंदी वोकैबलरी, हिंदू का जो वोकैबलरी होगा वो भी डेली टेस्ट में जुड़ा रहेगा। जो भी हिंदू के मेन वर्ड्स होंगे वो मैं वोकैबलरी का रूप में डालता रहता हूँ, ताकि आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होती रहे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया करंट अफेयर्स, इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बता दिया। और आज जो हमें कंप्लीट करना है वो है राइज ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि आज हम करना है कर्नाटक, बंगाल और मैसूर युद्ध पार्ट 1 में, और हम लोग अगले पार्ट में करेंगे इसके आगे का, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ है कि हमारी एक फुल टेस्ट सीरीज़ है जो 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो इसलिए जो है अगर आप करना चाहें तो पॉज करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया है, आप वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन उस पे ऊपर ले सकते हैं। एक हमारा प्रयास पेड स्टडी ग्रुप भी है, जिसके अंदर आप अगर भाग लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें और भी मिल सकती हैं। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसमें रोज़ जो है क्विज़ रहता है, डेली क्वेश्चंस रहते हैं जिनको आप लगा सकते हैं। और डेली के डेली जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को और अच्छा और बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कर्नाटक, बंगाल और मैसूर युद्ध के बारे में आज हम देखेंगे, किस तरीके से जो है जो ब्रिटिश या अंग्रेज थे उन्होंने जो था भारत में अपना आधिपत्य को और ज़्यादा स्थापित किया। अगर आपको मेरा ये पूरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। इससे मुझको जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ, आप लोग की हेल्प कर पाऊँ, रीच आउट कर पाऊँ। तो अभी हम लोग देखते हैं भारत के हम कौन से बेसिकली का क्या चल रहा है इस समय। अगर आप इस कंटेक्स्ट को पूरा समझ जाएंगे तो आप इन जितने भी युद्ध हुए हैं इनको बहुत आराम से समझ पाएंगे, कहानी के रूप में समझ पाएंगे और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है भारत, ठीक है। और ये है कर्नाटक का एरिया जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है, ठीक है। ये कर्नाटक युद्ध इसी एरिया के आसपास या अंदर हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक और एरिया। ये वाला फोटो को अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ये आ जाता है, इसको अगर तोड़ें तो यहाँ पे निज़ाम रहता है, निज़ाम का एरिया है। और निज़ाम के अंतर्गत ही आता था आरकोट और ये सारा एरिया। पहले मतलब निज़ाम काफ़ी फैला हुआ था। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उसको आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि ये निज़ाम का एरिया है और ये कर्नाटक का एरिया है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्दर्न सिरकास का एरिया जो है ये भी जो है एक तरीके से निज़ाम का एरिया के अंतर्गत था। बाद में जो है 1825 के आसपास जाकर ये जो है अंग्रेज़ों को ये पोर्शन दे देते हैं निज़ाम अपने एरिया में से, ठीक है। तो निज़ाम काफ़ी छोटा हो जाएगा बाद में, पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो इतना बड़ा एरिया है और ये सारा कुछ इसके अंडर आता है। अब जैसे मान लीजिए भारत है ना, भारत, तो भारत के अंदर कई सारे स्टेट्स होते हैं। इसी प्रकार से उसके अंदर भी कई सारे स्टेट थे, कर्नाटक था, मैसूर था और निज़ाम तो पूरा ही था, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा विभाजित था। और जो है ये पूरा निज़ाम का एरिया था। कर्नाटक जो था उसका एक मतलब एक जैसे समझ लीजिए उत्तर प्रदेश था उसका, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, तो टूटा हुआ एरिया था। तो अब इसके अंदर जो था अलग अलग जो थे गवर्नर बैठे रहते थे नवाब के अंतर्गत, है ना, छोटे छोटे नवाब बैठे रहते थे। तो वो जो थे, जब यहाँ पे मेन नवाब मरेगा ना, तब यहाँ पे जो है एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि अब राजा कौन बनेगा, और उसी की पूरी लड़ाई होती है, जिसके अंदर जो है हम फ्रांस यानी कि फ्रांसीसियों को और अंग्रेज़ों को दोनों को हस्तक्षेप करते देखते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जो लड़ाई होती है
कर्नाटक युद्ध की वो किस तरीके से बढ़ती आगे। तो जो पहला युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसको कहते हैं सेंट टोमो का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरे कर्नाटक युद्ध है ना, ये 20 साल तक चलेंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था उसका बैकग्राउंड समझते, पहले बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। तो ऑस्ट्रिया एक जगह है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, यहाँ पे यूरोप है, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है, देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है। ये क्या है, ये फ्रांस है, ये आपका क्या है, स्पेन है, ये पोर्चुगल है, ये जो है आपका ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो ब्रिटेन ये हो गया, पोर्चुगीज़ यहाँ से आया था, स्पेन ये है, ठीक है। यहाँ से जो है आपका, और यहाँ पे है आपका डच का एरिया, नीदरलैंड्स का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा मैं आपको बता दिया थोड़ा सा, स्विट्जरलैंड ये है, इटली ये है, और ये क्या है, जर्मनी है आपका, ठीक है। ये आपका बेल्जियम है। तो ये सारे मैंने थोड़े आपको कंट्रीज बता दी, टर्की है। तो ये ऑस्ट्रिया का जो है हिस्सा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बाल्टिक नेशंस हैं, आप इनको अलग से पढ़िएगा, नाम इनका इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पे लड़ाई चल रही थी फ्रांस की और इंग्लैंड की, और ये लड़ाई खिंच के चली आई यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे होती है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी, तो उसमें जो था बहुत जगह जो थी इनकी, मतलब इसका रूप देखने को मिला। तो जैसे इंडिया में क्या हुआ कि यहाँ पे कैप्टन बार्नेट था, उसने क्या करा, फ्रांसीसी के जहाज़ों को जो था अपने अंडर में कब्जा कर लिया। तो अब भाई किसी के जहाज़ ले लोगे तो प्रॉब्लम होगी ना, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई एक। फिर इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इन्होंने क्या किया, डुप्लेक्स यहाँ पे बैठा हुआ था, बहुत ही शक्तिशाली जनरल था फ्रांसीसियों का, ठीक है, वो, और ला बुडोने, ये दोनों ने मिलकर क्या किया, मद्रास जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी अंग्रेज़ों की, उसको अपने कैप्चर कर लेते हैं लोग, है ना। और जो है ये इतना मतलब मद्रास जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, देख रहे हैं मद्रास, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एरिया। तो ये जो है ये लोग अपने अंडर में कर लेते हैं। और किससे लड़ाई होती है, अंग्रेज़ों से लड़ाई होती है। और कर्नाटक का जो नवाब होता है अनवरदीन, वो बेसिकली इनका साथ देता है यहाँ पे अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे वो साथ दे रहा होता है अंग्रेज़ों का, और यहाँ पे जो है लड़ाई होती है एक तरीके से। तो फ्रांसीसी क्या कर रहे होते हैं ना, फ्रांसीसी अपना जो है यहाँ पे तोपखाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ा रहे होते हैं, और इसकी वजह से अंग्रेज़ खुश नहीं थे। तो अंग्रेज़ यहाँ पे इनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर इसके बाद होता है एक्सले शैपल्स की एक जो है करके एक संधि होती है बेसिकली, और ये जो संधि होती है ये यूरोप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनली जो इंडिया से रिलेटेड जो चीज़ थी वो आपको जो याद रखनी है, ध्यान रखनी है, वो ये है कि अंग्रेज़ों का तथा अमेरिका में अंग्रेज़ों को तथा अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसी को वापस किया जाता है। मतलब अमेरिका में जो भी एक कोई जगह थी, है ना, जिसका नाम था लुई वर्ग करके, वो फ्रांसीसियों को वापस कर देते हैं, और मद्रास जो होता है वो अंग्रेज़ों को वापस कर देते हैं। तो बस आपके लिए ना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, वो पूछेगा एक्सले शैपल्स की जो संधि थी वो बेसिकली कौन से कर्नाटक युद्ध में हुई, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय में, तीसरे में। तो ये आपको याद रखना है कि वो प्रथम में हुई थी, पहली चीज़, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ पे डुप्लेक्स लड़ रहा था, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है ना, कुछ आउटकम नहीं निकला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या हुआ, दोनों दल बराबर रहे, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पे क्या ना, एक कंक्लूजन निकला, मतलब कि ये समझ में आ गया फ्रांसीसियों को कि अगर हम लोग जो है अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाएंगे, शक्ति बढ़ाएंगे, तोपखाना बढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाएंगे, तो हम लोग जो है यहाँ पे शासन कर सकते हैं। और जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं यहाँ पे, वो इतने शक्तिशाली नहीं है, ठीक है, उनकी रणनीति भी इतनी शक्तिशाली नहीं है, और उनको जो है लड़ना नहीं आता अच्छे से। तो इस तरीके से वो सोचते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहली जो है इस कर्नाटक युद्ध में ये मेन चीज़ होती है। अब सेकंड कर्नाटक युद्ध है ना, वो पूरी की पूरी एक मूवी की तरह है, आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, और आपको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे मेरे साथ तो आप बहुत ईजी समझ जाएंगे इसको। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है आप देख लीजिए कब से कब तक होता है, ठीक है। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डेट्स आप याद रखिएगा। तो ये शुरुआत कैसे होती है, निज़ाम जो होता है उस समय, निज़ाम का मैंने आपको एरिया दिखाया था ना, ये जो निज़ाम है, ठीक है, यहाँ बैठा है, ये इसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है, 1748 में। और निज़ाम उल मुल्क उसका नाम था। इसकी मृत्यु के बाद जो होता है, दो जगह जो है बगावत होती है। एक ये है एरिया, कर्नाटक का एरिया, जिसको आरकोट बोलते हैं, इसका कैपिटल था यहाँ पे। और यहाँ पे जो था हैदराबाद का एरिया था, ये दोनों में हो जाती है एक बगावत टाइप। और यहाँ पे जो है एक तरह से आप कहते हैं ना, गद्दी के लिए जो है एक संघर्ष शुरू होता है। तो जो आपका निज़ाम का एरिया है वहाँ पे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग की लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। और इनका साथ देने कूदता है सबसे पहले फ्रांसीसी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सबसे पहले यूरोपियंस में कौन थे जिन्होंने जो था घरेलू लड़ाई में जो है अपना सर घुसेड़ा था, मतलब पूछेगा अच्छी भाषा में, मतलब मेरा इजी समझाने का वे है। तो जो है उन्होंने सबसे पहले हस्तक्षेप किया था, इस तरीके से समझ लीजिए। तो फ्रांसीसियों ने किया था सबसे पहले हस्तक्षेप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फिर अंग्रेज़ों ने जो था यहाँ पे नासिर जंग का साथ दिया, और यहाँ पे इन्होंने मुजफ्फर जंग का साथ दिया, जिसमें क्या होता है, जो मुजफ्फर जंग को जो है यहाँ पे फ्रांसीसी जीत जाते हैं, और नवाब जो है इसको बनाया जाता है मुजफ्फर जंग को, और ये नासिर जंग जो है इसमें मारा जाता है, ठीक है। और फ्रांसीसी क्या करते हैं, डुप्लेक्स है यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स क्या करता है, बुस्सी एक करके एक जो होता है इसका कमांडर
होता है उसको यहाँ पे बिठा देता है, यहाँ पे जो ये है ना निज़ाम का एरिया, कहता है हैदराबाद में जाके बैठ जाओ और देखते रहो वहाँ पे क्या हो रहा है ना। और एक तरीके से जो है ये अपने आप शक्ति को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं पूरे के पूरे इस एरिया में, ठीक है। कर्नाटक सेकंड वॉर चल रहा है अभी। तो अभी इसके बाद क्या होता है कि फ्रांसीसी जो होते हैं, अब यहाँ पे लड़ाई हो गई, अब दूसरी लड़ाई कहाँ पे होगी, इस एरिया में लड़ाई होगी, ठीक है। तो इस लड़ाई जो इस एरिया में लड़ाई हुई, ये हुई तुम्हारी चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में, ठीक है। और इसमें अनवरुद्दीन जो है वो मारा जाता है, ठीक है, और चंदा साहिब जो है जीत जाता है। अब जो ये चंदा साहिब होता है ना, ये तो गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है, पर होता क्या है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाएगा। तो अब होता क्या है कि अनवर, क्योंकि जो चंदा साहिब होता है वो बहुत शक्तिशाली, क्योंकि यहाँ बैठ गया है आरकोट में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आरकोट में बैठ गया है। अब आरकोट में बैठने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे देख रहे हैं जगह लिखी है तिरुचिरापल्ली, अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, कावेरी नदी बह रही है, आप ध्यान से देखिएगा, नदियाँ भी बताता जा रहा हूँ मैं ना, कावेरी नदी बह रही है। और ये जो है कौन सी जगह है, तिरुचिरापल्ली अभी भी है, ठीक है, ये जगह, ठीक है, तिरुचिरापल्ली। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक इनका गढ़ होता है अंग्रेज़ों का, ठीक है। यहाँ पे लोग बैठे होते हैं अंग्रेज़, दूसरी सत्ता के साथ, दूसरे जो ये लोग होते हैं इनके साथ, जो भी मतलब दूसरी पार्टी होती है ना उसके साथ बैठे होते हैं, जिसका नाम होता है मोहम्मद अली खान वलाजान को सपोर्ट कर रहे होते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग की लड़ाई हो रही है, एक है मोहम्मद अली वलाजान जो इसके साथ है अंग्रेज़ों के साथ, अनवरदीन इनके साथ था, और चंदा साहिब इनके अगेंस्ट में था, ठीक है, इनके अगेंस्ट में था, फ्रांसीसियों के साथ था। तो जो ये मोहम्मद अली खान वलाजान है ना, इसका सपोर्ट में तिरुचिरापल्ली में बैठे होते हैं। पर होता क्या है कि जो रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आ चुका है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि उसको पता चलता है कि आरकोट से जो है काफ़ी सेना लेके चंदा साहिब जो है यहाँ आ गए। तो ये क्या करता है कि अपने 210 सैनिक लेकर, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 210 सैनिक लेके आरकोट में घुस जाता है और यहाँ पे क्या कर लेता है, एक तरीके से अपने आप को बंद कर लेता है। और इतना टाइम ले लेता है, 50 दिन ले लेता है, ताकि चंदा साहिब जब अपनी सेना लेके यहाँ पे आए ना, 10,000 सैनिक भेजता है चंदा साहिब की लड़ाई करेंगे इस पर, तो वो अपने आप को 50 दिन तक यहाँ पे बंद रखता है। और 50 दिन तक सोचिए वो सिर्फ 210 सैनिक से लड़ता है ना। तो ज़िंदगी में कभी भी आपको हार लगे ना, हार महसूस हो, तो आप जो है रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखिएगा, 210 सैनिक से लड़ लेता है, आप सोचिए। और क्या होता है तब तक ये लोग क्या करते हैं, बाकी लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया था, मोहम्मद अली खान वालाजान और एक और व्यक्ति वहाँ, और ये मराठास, ये दोनों मराठा सैनिक लेके आते हैं और यहाँ पे जो है सैनिक लेके आते हैं और यहाँ पे जो है एक तरीके से इनको इसकी मदद करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की, और जीत जाते हैं। आप सोचिए जीत गए, और जो है जब जीत जाते हैं तो यहाँ से जो चंदा साहिब होता है, चंदा साहिब भाग के आ जाता है तंजौर, और जहाँ पे उसकी होती है मृत्यु, जहाँ पे उसको मार दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आरकोट को किला किसने घेरा था, आपको ये नाम याद रखना है, वो था ब्रिटिश में रॉबर्ट क्लाइव। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो है कौन साथ था चंदा साहिब के, फ्रांसीसी थे। मुजफ्फर जंग के साथ कौन था, फ्रांसीसी थे। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, जब ये हार जाता है ना, यहाँ पे फ्रांसीसी हार गए, जब फ्रांसीसी हार जाते हैं तो जो डुप्लिक्स होता है ना बेसिकली, उसको बहुत बुरा लगता है। तो उसके बाद जो है गोडिहो करके एक व्यक्ति होता है, इसको यहाँ पे पौंडीचेरी का अगली गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है। और गोडियो करके जो व्यक्ति होता है, और ये जो होता है बेसिकली, अब जो ये व्यक्ति होता है वो आता है और ये क्या करता है, एक संधि करता है, इसको कहते हैं पौंडीचेरी की संधि। तो ये ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी की संधि जो होता है वो गोडियो करता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ, जिसके तहत दोनों पक्ष में युद्ध विराम पर सहमति होती है। क्योंकि ये लड़ाई हो रही थी, यहाँ पे कंटिन्यूस लड़ाई चल रही थी, काफ़ी बड़ी लंबी लड़ाई थी, देख रहे 50 दिन, और ये काफ़ी, तो ये करते हैं संधि। और इस संधि के अंतर्गत क्या होता है, दोनों कंपनी को अपने अपने क्षेत्र मिल जाते हैं, और अंग्रेज़ों के समर्थन जो मोहम्मद अली होता है उसे कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। तो ये मोहम्मद अली खान वालाजान होता है ना, इसको बना दिया था कर्नाटक का नवाब। तो ये होता है इसका एंड रिजल्ट, जो आपका सेकंड वॉर होता है, सेकंड कर्नाटक वॉर होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे संधि होती है और अंग्रेज़ जो एक तरीके से विजयी माने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फ्रांसीसी जो होते हैं मुस्लिम, ये मैंने आपको शायद बता दिया ना, फ्रांसीसी जो होते हैं जो पहला यहाँ पे जीत रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुसलीपट्टनम और पौंडीचेरी का क्षेत्र जो था फ्रांसीसी को दिया जाता था। मैं थोड़ा भूल गया था, आप ये पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पहला युद्ध, मतलब ये पहली बैटल हुई थी, वॉर नहीं थी, पहली बैटल जो हुई थी ना, वो जो थी बेसिकली यहाँ पे मुसलीपट्टनम और पौंडीचेरी में ये जीता था, मतलब फ्रांसीसी जीते थे, और फ्रांसीसी को ये एरिया जो था प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसके
बाद जो है तो यहाँ पे कुछ नाम इंपॉर्टेंट, जैसे गोडियो इंपॉर्टेंट है, त्रिचिनपल्ली पे ब्रिटिश क्लाइव बैठा हुआ था, बाद में आरकोट में वो जो है बैठ जाता है जाके, और यहाँ पे किसको मारता है, चंदा साहिब को मारता है, ठीक है। निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु होती है, कर्नाटक में एक तरह का ये शुरू हो जाता है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पौंडीचेरी की संधि, तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, पौंडीचेरी की संधि कौन से युद्ध से जुड़ी हुई है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। इसी तरीके से एक्सले शैपल्स की संधि किस चीज़ से युद्ध से जुड़ी हुई है, प्रथम कर्नाटक युद्ध से, ठीक है। अब ये जो था युद्ध, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, ये जो युद्ध है ये इंडिया की ही लड़ाई से रिलेटेड है, पर ये जो युद्ध है ये इंडिया की लड़ाई से रिलेटेड नहीं था, ये बाहर से अंदर आया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये द्वितीय था। अब आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में प्रुशिया के साथ, प्रुशिया में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, प्रशिया में, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था ना मैप, तो ये एरिया जो था ना पहले, ये एरिया पूरा प्रशिया एक जगह मतलब कहलाता था, जगह बाद में टूट टूट के अलग अलग नेशंस बन गए, है ना, पर ये जो था पहले एरिया प्रशिया कहलाता था, और यहाँ पे लड़ाई चली थी, इससे बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और इसी का विस्तार जब होता है तो वो इंडिया में आता है। और यहाँ पे जो लड़ाई होती है ना, उसमें जो होता है काउंट डी लाली जो होता है, काउंट डी लाली करके एक व्यक्ति होता है, उसको जो है यहाँ का जो है गवर्नर बनाया जाता है, फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक है। तो ये फ्रांस की तरफ से होता है, और ये क्या करता है, सेंट डेविड पर नियंत्रण कर लेता है। तो सेंट डेविड में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये एरिया जो है ना, ये सेंट डेविड का एरिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे थे ना यहाँ पे, ये मद्रास से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे सेंट डेविड का एरिया है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सेंट डेविड का एरिया है। तो यहाँ से इसको जो है एक तरीके से बना दिया जाता है आपका गवर्नर, ठीक है, और ये जो है इस एरिया को मतलब लड़के ले लेता है, नियंत्रण कर लेता है। पर ये गलती कर देता है, ये क्या गलती करता है, बुस्सी जो बैठा होता है ना हैदराबाद में, उसको वापस बुला लेता है, कहाँ से, हैदराबाद से। और किसने इसको बैठाया था, डुप्लेक्स ने इसको बैठाया था। तो डुप्लेक्स अगर नाम पूछा जैसे फ्रांसीसी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन गवर्नर रहा, तो डुप्लेक्स उस नाम का याद रखिएगा आप, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो था यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस और इंग्लैंड में एक जो लड़ाई होती है ना ऑस्ट्रिया और प्रशिया को लेकर, तो ध्यान रखिए कौन किसकी तरफ था, ऑस्ट्रिया की तरफ फ्रांस था और प्रशिया की तरफ इंग्लैंड था। तो इसकी जो ये जो बैटल होती है इसे बोलते हैं बैटल ऑफ वांडी वॉश, 1760 में एंड होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक तरीके से पेरिस की संधि होती है 1763 में, ठीक है। और पेरिस की संधि के अंतर्गत क्या होता है, चंदरनगौर एक जगह है बंगाल में और पौंडीचेरी, ये दोनों जो है फ्रांस को वापस दे दिया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर जो होते हैं इसको कंट्रोल कर लिया होता है, क्योंकि ये लोग इसको ले लेते हैं तो ये यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वापस दिया जाता है, और जितनी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो सारी फ्रांस को लौटा दी जाती हैं, पर एक शर्त के साथ कि अब वो जो है कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन इन दोनों कंडीशन पे भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और आखिरी में इसको क्या बोलते हैं, फ्रांस ने इस वॉर को हार जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि तीसरा जो युद्ध होता है ये फ्रांस हारता है, और पेरिस की संधि होती है तीसरे में। यहाँ पे दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सर आयरकूट का और कॉम्टे डे लैली। कॉम्टे डे लैली का नाम तो मैंने बता दिया आपको, काउंट डे लैली का नाम तो बता ही दिया फ्रांस की तरफ से। सर आयरकूट जो होता है ना वो बहुत शक्तिशाली जनरल होता है, मतलब जनरल नहीं होता है, कमांडर होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट नाम है, किसके बीच में युद्ध हुआ था, और इसी के वजह से इतना बढ़िया रणनीति लगाता है, इसके वजह से ये लोग जीत जाते हैं तीसरा कर्नाटक और साउथ में, ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वॉश याद रखिएगा, जो तीसरे कर्नाटक युद्ध में हुई थी। तो इस तरीके से जो है ये तीन युद्ध जो है कर्नाटक वॉर से जुड़े हुए थे। अब आगे जाते हैं बंगाल में। तो बंगाल का जो एरिया है मैं आपको दिखाता हूँ, ये बंगाल का एरिया है, ठीक है। ये फोर्ट बज है, ये हुगली नदी बह रही है, ओके। ये चंदननगौर है जो मैंने अभी आपको बताया था फ्रांस में, और यहाँ पे हुई थी प्लासी की युद्ध, और ये है मुर्शिदाबाद, इसका कैपिटल बंगाल का उस समय का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से यहाँ पे बक्सर की लड़ाई और ये प्लासी की, तो पहले प्लासी की लड़ाई होगी फिर बक्सर की लड़ाई होगी, अभी हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ क्या था कि मुगल जो थे वो कमज़ोर थे, और वो क्या चाहते थे कि जो मुगल का राजा था उस समय यानी कि 1717 में फारूक सियार, वो चाहता था कि जो बंगाल में एक तरीके से शक्ति बढ़ रही है उस समय के वहाँ के नवाबों की, है ना, जो यहाँ का बंगाल है वहाँ के नवाबों की जो शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि मुगल अम्पायर पहले यहाँ फैला हुआ था, तो वो चाहता था कि इसको कंट्रोल करी जाए, इस शक्ति को जो है कंट्रोल किया जाए। ये देखिए मुगल अम्पायर है ना, तो ये चाहता था कि यहाँ पे शक्ति ना बढ़े, तो वो क्या करता है, एक फरमान जारी करता है 1717 में, जो मैंने आपको पहले कल पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जो फरमान देखिए यहाँ पे, ये कौन करता है, फारूक सियार करता है 1717 में। और ये इस फारूक सियार क्या करता है, इसके अंदर इनको जो है बहुत सारे ज़मींदारी राइट्स और फ्री ट्रेड करने की शक्ति दे देता है। तो वो उनको क्या 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 शक्ति देता है, वो उसको 3 शक्तियाँ देता है। समस्त व्यापार का सीमा शुल्क मुल्क मुक्ति कर देता है, फिर आवाजाही के हस्ताक्षर जारी करना होता था उस समय, उसका अधिकार देता था, यानी कि अंग्रेज़ किसी को भी आवाजाही का हस्ताक्षर करने का अधिकार दे सकते हैं, मतलब हस्ताक्षर नहीं, मतलब उनको अधिकार दे सकते हैं आवाजाही करने का, ठीक है, वस्तुओं की आवाजाही करने का अंग्रेज़ खुद दे सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा अधिकार है, आप खुद ट्रेड करो हिसाब से, और सीमा शुल्क मुफ्त कर दिया, मतलब इंडियंस पे सीमा शुल्क लग रहा है और इनका सीमा शुल्क
फ्री कर दिया। फिर अधिकारियों ने उन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग, और प्रॉब्लम क्या हुई कि जो अधिकारी थे इन दोनों की वजह से वो हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करने लग गए, है ना। वो किसी को भी दे देते थे, अपना भी फ्री कर देते थे, तो वो एक तरीका दुरुपयोग हुआ ना। और फिर नवाब को जो है इसकी वजह से राजस्व की हानि होने लगी। कौन से नवाब को? जो यहाँ बंगाल में बैठा हुआ था, ठीक है, जो बंगाल में बैठा हुआ था ना नवाब, उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके वजह से क्या होता है, जो नवाब यहाँ बैठा था उसका नाम होता था सिराजुद्दौला। वो क्या करता है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कल, कि जो ये फोर्ट विलियम था बेसिकली, ये यहाँ पे जो था ये बड़ा था ना फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला और मद्रास नगर में स्थापना करी थी, और सेंट इसने में फोर्ट विलियम कोलकाता में ब्रिटिशर्स ने स्थापना करी थी इसकी। तो इस पे जो है ना ये आक्रमण कर देता है, कौन? आपका ये नवाब कर देता है इस पे आक्रमण। और इसको एक ब्लैक होल नामक घटना से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन करता है, नवाब सिराजुद्दौला। क्यों ब्लैक होल की दुर्घटना जाना जाता है घटना से? क्योंकि यहाँ पे ना ये जो है बंद कर देता है इन लोगों को, 146 अंग्रेजों को, और सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचते हैं, सोचिए। और एक जरी सी कोठरी में बंद करता है, मतलब काफ़ी मतलब क्रूर, मतलब एक तरीके से वो देता है सजा, इसलिए ये मतलब इस तरीके, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्लैक होल, ठीक है। अब नवाब सिराजुद्दौला ने मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी नाम बदलकर अलीगढ़ रख देता है। तो अभी जो उसका कलकत्ता का प्रभारी, मतलब जो मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, मानिक चंद को बनाता है, और अलीगढ़ नाम रख देता है कलकत्ता का, ठीक है। जो ये लोग जो था, ये 3 गाँव मिला के कलकत्ता बनाया था ना लोगों ने, मैंने कल बताया था, आप मतलब पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो फिर अब होता है क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंदा का नगर पे विजय हो जाती है, ठीक है। और जो ये क्या करता है, क्लाइव क्या करता है, फ्रांसीसी बस्ती पे भी जो है विजय कर लेता है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि चंदा नगर कहाँ पे था ना, वहाँ पे विजय कर लेता है वापस, मतलब। तो मैं अभी दोनों को रिलेट करता हूँ। तो चंदा नगर ये है बेसिकली, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे अलीगढ़ में इसको बिठा देता है मानिक चंद को। पर क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है पूरे व्यापार से, तो ये क्या करते हैं, वापस अटैक करते हैं। और जब ये वापस अटैक करते हैं तो ये जो होता है ना मानिक चंद, ये अपने इस कोलकाता को इनको बेच देता है। और क्लाइव क्या करता है, कलकत्ता को तो लेता ही लेता है, साथ में जो है फ्रांसीसी बस्ती जो चंदा नगर होती है ना, उस पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो एक तरीके से फ्रांस का सुपड़ा ही साफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखिएगा बंगाल में। तो रॉबर्ट क्लाइव का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, ये बात ध्यान रखिए। बहुत ही यंग एज में था ये, पर ये बहुत ही मतलब दिमाग से लड़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला को अली नगर की संधि के लिए विवश करता है, ठीक है। कौन कौन करता है विवश? जो ये होता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि अब यहाँ से फ्रांसीसी भी हट गए, तो नवाब सिराजुद्दौला को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है इस एरिया में, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब यहाँ पे अली नगर की संधि होती है। तो ध्यान रखिएगा, अली नगर की संधि किसके बीच में होती है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और 4 चीज़ों की डिमांड रखी जाती है। पहली चीज़ होती है कि ये किला बंदी कर पाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा, ये सिक्के ढालने का अधिकार हो गया इनको, अब ये सिक्के अपने ढाल सकते हैं और जो है उनको ला सकते हैं, है ना, उसमें प्रचलन में। और नवाब द्वारा युद्ध में जो हुई क्षतिपूर्ति, उसका इनको जो हर्जाना देना पड़ता है। और शांति, और अब शांति रहेगी, लड़ाई नहीं होगी। तो ये जो होता है इसका एंड होता है, जो आपका यहाँ से शुरुआत होती है एक तरीके से। और जो है आगे हम चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि सिराजुद्दौला इतनी कुछ शक्ति दे देता है, अब अंग्रेज जो होते हैं वो शक्तिशाली हो रहे हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं ना, अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। तो जो नवाब सिराजुद्दौला होता है ना बेसिकली, वो क्या करता है, उसको जब इस षड्यंत्र के बारे में पता चलता है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है उसको कंपनी से, तो वो क्या करता है कि युद्ध करता है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। और ये क्या होता है इसमें कि नवाब सिराजुद्दौला की जगह तरफ से 2 लोग लड़ते हैं, मीर मदान और मोहनलाल। और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से मीर जाफर और दीनदयाल राय दुर्लभ, ये दोनों लड़ते हैं, ठीक है। और इसमें कौन विजय होता है, जैसे आपको बताइए, इसमें होता है रॉबर्ट क्लाइव विजय, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजय होता है। और यहाँ पे होती है लड़ाई, ये देखिए बक्सर बना है ना, ये एरिया पे देख रहे हैं आपको, बक्सर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बक्सर, सॉरी बक्सर नहीं, प्लासी की लड़ाई ना। तो प्लासी की लड़ाई यहाँ पे होती है, ये प्लासी यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ पे प्लासी की लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसको हमें ध्यान रखना है। थोड़ा मैप में, सॉरी यहाँ पे था प्लासी, ओके, ये प्लासी आपको दिख रहा है ना, ये प्लासी का एरिया। तो यहाँ लड़ाई होती है। तो जब ये हार जाता है यहाँ से ना, प्लासी का युद्ध हार जाता है, तो फिर आगे हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो प्लासी का जब यहाँ पे युद्ध हार जाता है, उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर को जो है नवाब बनाया जाता है बंगाल का। तो इसमें 3 नवाब रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, और एक बार फिर से मीर कासिम का देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है, और वो क्या करता है, कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दे देता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, बंगाल और बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। तो ये थोड़ा से बस आपको याद रखने पॉइंट्स, इतने ज़्यादा वो नहीं है।
मीरन के मुंह में की हत्या द्वारा खत्म। और बस जब यहाँ पे हार जाता है नवाब सिराजुद्दौला, तो इसमें इसको बाद में मरवा भी दिया जाता है। तो बस कुछ नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन कब कैसे कैसे आया था, ठीक है। फिर उसके बाद मीर कासिम जो होता है बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब जब ये बनता है तो बर्दवान, मिंदापुर एवं चट्टगांव की जमींदारी कंपनी को सौंपता है। मतलब कंपनी आप देख रहे हैं ना किस तरीके से विस्तार कर रही है। बस आपको क्या करना है, बीच आपको कहानी समझना है और बीच में नाम याद कर लेने हैं किसने क्या दिया था, ठीक है। बर्दवान, मिंदापुर, चट्टगांव की जमींदारी कंपनी को देती है। आप सोचिए चट्टगांव तक की जमींदारी पूरी कंपनी को मिल गई, यानी कि यहाँ तक की आप सोचिए, ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया पूरा यहाँ तक की जमींदारी कंपनी के पास है। काफ़ी मतलब फैला दिया उन्होंने ये पूरा एरिया, यहाँ पे एरिया पूरा चट्टगांव, समझ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। इस समय चिट्टगांव का जो एरिया है वो बांग्लादेश में आता है, ठीक है। तो वहाँ तक की इसने जो है पूरी जमींदारी कंपनी को दे दी। और गवर्नर वेसिस्टार्ट ने 1760 में क्रांति की संज्ञा दी। क्यों इसे क्रांति की संज्ञा दी, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर वेसिस्टार्ट ने इसको 1760 की क्रांति की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेजों के पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन पे ज़मींदारी है, और ज़मींदारी से वो पैसा ले सकते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं भारत में। तो यहाँ पे ये मीर कासिम ने मतलब बहुत बड़ी गलती करी और इसने दिया। बाद में मीर कासिम को रियलाइज़ हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वो क्या करता है, अंग्रेज़ों जो है 1763 में जो है वो एक तरीके से क्या करता है, अंग्रेज़ों का जो है हस्तक्षेप बढ़ रहा होता है ना, दरबार तो, और वो जो है उसके दरबार में ही षड्यंत्र कर रहे थे। तो ये क्या करता है, मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर देता है, मतलब वहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कौन मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर देता है, मीर कासिम, याद रखिएगा। फिर क्या होता है, ये दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो दस्तक जो एक तरीके से तो पहले दे दिया था ना कि जो चाहे वो करो वाला, है ना, जो इसके पहले दिया गया था, तो वो जो होता है ये बंद करवा देता है दस्तक। वो कहता है कुछ दस्तक नहीं, और सबको जो है अतिरिक्त कर भी देना पड़ेगा, खिचड़ी जमा करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कौन करता है, मीर कासिम करता है। इससे गुस्सा होकर जो अंग्रेज होते हैं ये इसके खिलाफ लड़ाई कर देते हैं, और बक्सर में लड़ाई होती है। और कौन कौन किससे लड़ता है, ब्रिटिश लड़ता है, ठीक है। और ब्रिटिश जो होता है बेसिकली उसको नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मुनरो करता है। और जो है नहीं, ये नहीं, यहाँ पे देखिए मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला, ठीक है, ये लड़ते हैं ब्रिटिश के साथ। तो मीर कासिम जो होता है वो तो आप देख लिए कौन है, शाह आलम द्वितीय जो होता है वो मुगल होता है, मुगल एम्परर, जो इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था पिछले वीडियो में। वो यहाँ पे लड़ रहा है, जिसका अली गौहर नाम भी है। और जो है वो किससे लड़ रहा है, शुजा-उद-दौला नहीं, शुजा-उद-दौला के साथ मिल के लड़ रहा है ब्रिटिश कंपनी से। तो शुजा-उद-दौला कौन है, वो यूपी उत्तर प्रदेश का जो था नवाब था, अवध का नवाब था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अवध का पॉइंट है ना, ये अवध, यहाँ पे बैठे हुए दोनों लोग, और ये तीसरा यहाँ से भाग के मीर कासिम भी यहाँ आ गया। अब दोनों लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर बक्सर में लड़ाई करने चले गए, बंगाल में, और बहुत तगड़ी इनकी पिटाई होती है, और फिर ये लोग हार जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा था, और इनके नेतृत्व में गुरगीन खान लड़ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से लड़ाई होती है और ये लोग हार जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, ट्रीटी में इलाहाबाद की संधि होती है, और इसमें संधि के दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है शाह आलम द्वितीय, जो कि कौन होता है, मुगल सम्राट होता है, उससे करी जाती है। तो उससे क्या होता है, बंगाल बिहार और उड़ीसा, यानी कि बंगाल बिहार और उड़ीसा, इसकी पूरी की पूरी जितनी भी दीवानी होती है वो इनको मिल जाती है। दीवानी मतलब ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 26 लाख रुपए जो है मुगल सम्राट को जो एक तरीके से वार्षिक पेंशन जोड़ दी जाती है, और कड़ा और इलाहाबाद का जो एरिया होता है वो मुगल सम्राट को दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप जो है इसको रखिए अपने पास, अवध से छीन लिया जाता है, ठीक है। और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होती है वो बेसिकली कंपनी जो है नवाब के साथ करती है, अवध के नवाब के साथ। तो अवध में जो है कर मुक्त व्यापार कर दिया जाता है, और खर्च अंग्रेजी सेना देती है इनको अब से, और कंपनी को 50 लाख रुपए दिया जाएगा। तो जो एक तरीके से कल मतलब आने वाले इलेक्शन में आपको बताऊंगा, एक सब्सिडरी अलायंस करके, हिंदी में मैं उसको देखूँगा क्या शब्द है, वो जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि अपनी सेना भी यहाँ रखेगी गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश, और उनका जितना भी जो है खर्चा भी देगी और ये सारी चीज़ें करेगी। ये जो था ये पहली बार जो है यहीं पे किया गया था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने किसके साथ करा, अवध के साथ किया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार और बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, आप थोड़ा देखते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर बंगाल में जो था द्वैत शासन आया, मतलब डुअल गवर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि नायाब दीवान और नायाब निज़ाम, ये दोनों जो था कंपनी
और कंपनी के पास था। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई ना कि प्रशासन, राज वसूली और दीवानी जो थी ये तो कंपनी के पास थी, पर जो है पैसा जब कंपनी के पास है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसने दे रखा है, किसको दे रखा है, बंगाल के शासकों को दे रखा है। तो ये जो एक तरीके की प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यानी आपको राज्य चलाना है, तो आपको पैसा चाहिए, पर पैसा तो अंग्रेजों के पास है। तो इस तरीके से एक तरीके से दिख तो रहा है कि राजा ही जिम्मेदार है हर चीज़ का, पर अंग्रेज जो थे पीछे 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 मतलब पीछे अपना तो अपनी जेबें भरते रहे, पर और शासन छोड़ दिया इनके हाथ में, जो इनके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। तो एक तरीके से इसे बोलते हैं द्वैत शासन, ठीक है। ये मतलब अच्छा नहीं था, तो जिम्मेदारी वाले शासन नहीं है ये, क्योंकि आप पैसा जो है जिसके पास होना चाहिए उसी को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, पर ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा था, ठीक है। राज उसको करना चाहिए, पर ऐसा नहीं था कि ये सारा पैसा खुद रख लेते थे अपने पास। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये ध्यान रखिए कहाँ पे लागू किया गया था, पहले बंगाल में किया गया था, ठीक है। और काफ़ी प्रॉब्लम होती है, करप्शन होता है, बैड गवर्नमेंट होता है ना, इस तरीके से होता है। क्लाइव आता है, उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, कार्डियर। तो ये जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वॉरेन हेस्टिंग आता है, और 1772 में रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1772 आता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में, कि ब्रिटिशर्स इसको आखिर इसलिए लेके आए क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा था, गवर्नमेंट ठीक से, ये लोग जो कंपनी थी ये ठीक से काम नहीं कर रही थी, और ये लोग बहुत अमीर होते जा रहे थे, है ना। तो एक तरीके से जो था कर की चोरी भी कर रहे थे ये लोग सरकार से, तो सरकार इनको कंट्रोल करना चाहती थी, और इसलिए जो है ये लेके आती है, ठीक है। तो ये हमारे बंगाल के लिए जो जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अब आ जाते हैं मैसूर पे, और फिर हम इस वीडियो को करेंगे खत्म। तो मैसूर में जो था क्या हुआ था, विजयनगर राज्य मैंने आपको बताया था ना कहाँ पे एरिया था, विजयनगर राज्य जो था इस एरिया में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से इसका पतन हो जाता है, और उसके बाद वाडियार वंश जो है यहाँ पे शक्तिशाली होता है। तो याद रखिएगा वाडियार वंश था। फिर वाडियार वंश का एक सैनिक था, हैदर उसका नाम था, जो कि सामान्य सैनिक था। ये क्या करता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता है, बाद में ये फौजदार बन जाता है, और एक आधुनिक शस्त्रगार भी बनाता है, और धीरे धीरे करके ये जो है अपने राज्य को फैला लेता है। और किस तरीके से बना लेता है, यहाँ तक फैला लेता है। आप देखिए कितना बड़ा राज्य बना लेता है, जरा सा था वाडियार्स, पर ये जो है बहुत ज़्यादा फैला लेता है हैदर, और यहाँ पे शक्ति प्रभुत्व अपना जमा देता है, ठीक है। अपने आप को राजा घोषित कर देता है 1776 में। और जो अंग्रेज थे ना, वो ये नहीं चाहते थे कि अब एक बार जो है उन्होंने वैसी कर्नाटिक युद्ध लड़ चुके थे पीछे, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कर्नाटिक युद्ध जो था बंगाल के पहले भी बताया था, यहाँ पे कर्नाटिक युद्ध लड़ के अंग्रेजों ने जो था पहले ही शक्ति थोड़ी सी कम कम करी थी एरिया में, है ना। पर जो था अंग्रेज अब नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई शक्ति बढ़े, परंतु ये जो होता है क्या करता है, मैसूर की शक्ति बढ़ाता है, और ये अपने आप को यहाँ पे स्थापित करता है इस तरीके से। तो अंग्रेज जो थे उससे कोई संधि नहीं करना चाहते थे, परंतु अब ये क्या करता है, प्रथम ये जो है मराठों और निज़ामों के साथ मिलके अंग्रेज जो थे बेसिकली हैदर से लड़ना शुरू करते हैं। पर बाद में क्या करता है, हैदर दिमाग लगाता है, डिप्लोमेसी करता है, और मराठों को निज़ाम को अपने तरफ कर लेता है। और क्या करता है, क्योंकि अब जो है ये शक्तिशाली हो गया थोड़ा, तो ये क्या करते हैं, मद्रास की संधि होती है, जिसमें क्या करते हैं, जितना जीता हुआ प्रदेश होते हैं उनको लौटा दिया जाता है, जो भी जिसका जो जीता होता है, और युद्ध की स्थिति को दोनों एक दूसरे के साथ साथ देंगे। यानी कि मतलब अगर कभी भी युद्ध हुआ तो हैदर अली का, अगर अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो हैदर अली मदद करने जाएगा, और अगर हैदर अली भी अंग्रेज हुआ, कोई युद्ध हुआ तो अंग्रेज मदद करेंगे। इस तरह की ट्रीटी बनती है, और इसी ट्रीटी का जब उल्लंघन होगा ना, तब आपका दूसरा युद्ध शुरू होगा। और यही होता है, मराठा जो होते हैं इसके ऊपर हमला कर देते हैं, और अंग्रेज जो इसकी सहायता करने नहीं आते हैं। तो हैदर अली को बहुत बुरा लगता है, तो ये क्या करता है, आरकोट पे आक्रमण कर देता है। मैंने आरकोट आपको दिखाया था ना कहाँ पे था, ये एरिया आरकोट का है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, आक्रमण कर देता है, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे आरकोट है, तो यहाँ पे आक्रमण कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि आक्रमण करता है, तो निज़ाम मराठा जो हैदर अली सबको जो है इस तरीके से आरकोट पे हमला करता है। और उसके बाद जितने भी निज़ाम होते हैं ये क्या करता है, धीरे धीरे सबको अपनी तरफ कर लेता है ना। वैसे तो इसके ऊपर मराठों ने हमला किया था, पर ये बाद में सबको अपनी तरफ करके अंग्रेज से लड़ता है, और इसमें हैदर अली की जो है ना जीत जाता है। इस छोटे जो भी युद्ध होता है ना, और मुठभेड़ होती है, फिर उसमें जो होता है इसमें अंग्रेज कर्नल कन रनल बेली, है ना, थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा इजी होता है इसको समझना, पर ठीक है, कर्नल बेली करके एक होते हैं, वो यहाँ पे हार जाते हैं। बाद में क्या होता है, हैदर अली और अंग्रेजों की लड़ाई होती है, जिसमें जनरल सर आयरकूट आता है यहाँ पे लड़ने, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं पोर्टो पोर्ट पोर्ट पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पर इसमें जब हैदर अली हारता है तो हैदर अली इतना दुखी होता है इसमें हारने के बाद कि वो मृत्यु ही हो जाती है उसकी। तो यहाँ से टीपू सुल्तान का जो है शासन शुरू होता है। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर दिया कि पहले युद्ध में कौन था, हैदर अली था, दूसरे में हैदर अली था, पर टीपू सुल्तान बाद में आता है एकदम, ठीक है। पर हैदर अली को ही मानेंगे हम। और इस समय जो गवर्नर जनरल है, क्योंकि अब 1717 शुरू हो गया, 1770, तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन गवर्नर जनरल था, कौन टीपू सुल्तान, कहाँ पे कौन कौन क्या था। और इसमें हारता कौन है, हैदर अली हार जाता है। और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलौर की संधि यहाँ पे साइन करता है यहाँ पे, ठीक है, टीपू सुल्तान। तो ध्यान रखिएगा मंगलौर की संधि किसमें होती है, द्वितीय में, और मद्रास की संधि किसमें होती है,
आपकी प्रथम में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कुछ बनाना पड़ेगा पेपर में, कैसे आप इसको याद कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े से नाम एक जैसे हैं और थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, दोनों ही एम से हैं और पहला मद्रास है और फिर दूसरा मैंगलोर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है और कॉन्स्टेंटिनोपल और फ्रांस की सहायता प्राप्त करना चाहता था टीपू सुल्तान। तो ये क्या करता है, ये जो है बेसिकली टिपू सुल्तान जो होता है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल में आपको दिखाता था, ये जो एरिया है ना, टर्की का जो एरिया है यूरोप के इधर, ये से बोलते हैं जो मैंने आपको बोला ना, कॉन्स्टेंटिनिपोल, कॉन्स्टेंटिनिपोल। ठीक है, थोड़ा सा नाम बहुत बड़ा सा है इसका। एनीवेज, रियली सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा नाम बड़ा है इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हुई बोलने में। पर कॉन्स्टेंटिनोपल जो होता है यहाँ पे और फ्रांस की मदद चाहता था कौन, टीपू सुल्तान। पर टीपू सुल्तान जो है एक तरीके से त्रावणकोर पर आक्रमण करता है उसके बाद, तो उसको मदद तो नहीं मिल पाती है। पर त्रावणकोर जो एक जगह है ना, ट्रावणकोर, मैंने आपको बताया त्रावणकोर कौन सी जगह है, मैं दिखा देता हूँ। ये त्रावणकोर है, यहाँ पे आक्रमण कर देता है और इनकी संधि होती है अंग्रेज़ों के साथ। तो अब अंग्रेज़ जो है इसमें लड़ाई में कूद जाएंगे इनके साथ। ठीक है, तो निज़ाम और मराठा दोनों अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, और इस समय कौन बैठा है, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बैठा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तृतीय में कॉर्नवालिस आ गया है, वॉरेन हेस्टिंग नहीं है। वो जो है टीपू सुल्तान से लड़ते हैं और यहाँ पे जो है एक तरीके से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, वेलोर पे और बेंगलोर पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टनम पे आक्रमण किया जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ों पे जो है बात करी जाती है, किसको कौन सा एरिया दिया जाएगा। टीपू सुल्तान से आधा राज्य ले लिया जाता है, पुत्रों को बंधक बना लिया जाता है, 3 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। 3 करोड़ रुपए, सोचिए उस समय, आज के टाइम में भी अगर किसी के पास हो जाए तो उसको बहुत अमीर माना जाता है, तो उस समय मांगते हैं, सोचिए। और मराठा में जो है तुंगभद्र नदी को उत्तर भाग जो है बेसिकली वो जो होता है मराठों को दिया जाता है। तो तुंगभद्री नदी का उत्तर भाग, तो मैं आपको दिखा देता हूँ तुंगभद्र नदी किधर है। इस चार्ट में आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए, ये तुंगभद्र नदी बह रही है। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये मैसूर के ऊपर वाला, इसका जो ये वाला एरिया था ना, ये सारा मराठा उसको दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है, निज़ाम को पेन्नार तथा कृष्ण नदी के बीच का भाग दे देता है। तो पेन्नार नदी भी समझ लो अब आप जब आए हो। ठीक है, तो पेन्नार ये रही और कृष्णा नदी ये रही। तो इसका जो एरिया होता है ना, ये पूरा किसको देते थे, निज़ाम को देते थे। अब सोचिए मैसूर कितना फैला दिया था इसने, है ना। तो ये पूरा एरिया चला जाता है इनके पास। और अंग्रेज़ों को डिंडुगल तथा मालाबार और बारह महल का एरिया जो है दे दिया जाता है। तो ये कुछ एरिया यहाँ पे समझ लीजिए, मालाबार का एरिया हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरिया हो गया डिंडुगल, ये सारा कुछ एरिया जो है अंग्रेज़ को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये संधि होती है और ये तीसरे युद्ध में होती है। चौथी जो संधि होती है, चौथा जो युद्ध होता है, आखिरी युद्ध जो होता है, ये भी टीपू सुल्तान का होता है और ये नेपोलियन को भी पत्राचार लिखता है। तो पूछा जा सकता है कौन सा सुल्तान होता है, कौन सा राजा होता है जो नेपोलियन को भी पत्राचार लिखता है। तो याद रखिए टीपू सुल्तान लिखता है। और इसके अंदर जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाएगी 1799, डेट याद रखिएगा, क्योंकि आपको जब मराठास पढ़ेंगे ना तो आपको डेट थोड़ी सी याद होनी चाहिए, कौन सा मतलब पैरेलल जो था, कौन सा समांतर चल रहा था इनके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पुराने वाडियार वंश को ये जो है वापस जो है यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे फाइनली जो है लड़ाई ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे जो सेरिंगपट्टनम में जो है इसकी मृत्यु फाइनली हो जाती है, जो आपका टीपू सुल्तान होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे तीसरा जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है वो भी फाइनली ओवर हो जाता है। तो ये कुछ जो थे, मैंने आज आपको 3 जो है कंप्लीट करा दिए। इसी तरीके से हम लोग आगे का पढ़ेंगे, जिसमें एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख और जो है जो भी बर्मा या नेपाल की लड़ाई रही, कैसे अंग्रेज़ों ने जो अपना आधिपत्य जमाया और पूरे भारत पे एक तरीके से जो है अपना वर्चस्व बनाया था। तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे जो है देखेंगे कौन कौन सी अलग अलग नीतियाँ रहीं अंग्रेज़ों की, और फिर हम 1857 की लड़ाई शुरू करेंगे। तो अगर जो है आज आपका हम देख लेते हैं क्या क्या करना है, टाइपिंग करिए प्लीज़, है ना। और जो मैंने इंग्लिश के टारगेट्स बताए उसको कंप्लीट करिए, नोट्स अपने बनाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हुए पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।